हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग अभी मेडिवल बिहार हम लोग पढ़ रहे थे और अभी हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल में बिहार। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। और बिहार स्पेशल हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, अगर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से अपने बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर ले तो जो भी हम लोग एग्ज़ाम देंगे, चाहे हमारा बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे एडीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे दारोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी आप जो बिहार के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, जो कंडक्ट करवाए जाते हैं आपका एग्ज़ाम, उसमें सारे के सवाल, सारे जो कंटेंट है वो आपको मिलेंगे। यहीं से प्रश्न बनते हैं और यहीं से पूछे भी जाते हैं। चाहे आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न अगर मिल सके तो उसको उठाइए, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, जो आपके बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को उठाइए। यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था, सूर्यवंश को भी पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देखते होंगे शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह की मृत्यु होने के बाद सूर्यवंश का उस समय अंत नहीं होता, सूर्यवंश का अंत उस समय नहीं होता, क्योंकि कुछ वर्षों तक सूर्यवंश सत्ता में रहती है। एक युद्ध आपने सुना होगा 1855-56 का, 1855 और 56 का युद्ध आपने सुना होगा, जिसका नाम है सरहिंद युद्ध। सरहिंद युद्ध आपने, है ना, सुना भी होगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध भी हम लोग इसको कहते हैं। और यहीं से मुगलों का फिर से पुनः स्थापना होता है, फिर से मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट बनने लगते हैं, क्योंकि यहीं से फिर से मुगलों का स्थापना हो जाता है। लेकिन इस समय जब मुगल साम्राज्य की जब स्थापना होती है तो यहीं बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में यहाँ पे अफगान राज्य का गठन हुआ था। इसी समय जब मुगलों का पुनः, है ना, मुगल का पुनः उत्थान हो जाता है, मुगल का पुनः स्थापना होता है, पुनः स्थापना। तो इसी स्थापना के बाद बिहार में ताज खां करारानी नाम होता है उनका, ताज खां करारानी, याद रखिएगा, ताज खां, है ना, करारानी। और इन्हीं के नेतृत्व में अफगान शासन की स्थापना किया जाता है। इन्हीं के समय में फिर से पुनः स्थापना कर दिया जाता है ना, अफगान राज्य का गठन कर दिया जाता है इसी समय। कुछ समय के बाद जब भारत की गद्दी पर, मुगल की गद्दी पर जब अकबर शासन करने लगते हैं, तो अकबर के समय में क्या हुआ ये भी देख लीजिए। अकबर के समय में बिहार की स्थिति क्या होती है। तो अकबर के समय में जो ताज खां करारानी है वह नजराना तो पेश करते हैं, अकबर के सम्मान में वो प्रेम व्यवहार सब कुछ दर्शाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि नजराना देकर के सम्मान की नीति जो अपनाई जाती है ताज खां करारानी के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया जाता है। सबसे ज़्यादा विरोध किया जाता है कि भाई आप अकबर के सामने सम्मान की नीति क्यों अपनाते हैं। और यही वजह होता है कि ताज खां करारानी के बाद बिहार में, है ना, अफगान का जो सम्राट बनता है उसका नाम है दाऊद खां करारानी। दाऊद खां करारानी नाम होता है, करारानी। और ये दाऊद खां करारानी किसका विरोध करता है? अकबर का विरोध, है ना। लोग कहता है ना, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। और यही काम करते हैं जिसका नाम है दाऊद खां करारानी, विरोध करते हैं। इसी समय दाऊद खां करारानी की अगर हम लोग बात कर दे तो इसी समय अकबर का आगमन होता है आपके बिहार में। इसी समय अगर हम लोग देखें तो अकबर का आगमन 1576 में होता है। दंडित करने के लिए पहुंचते हैं अकबर का आगमन 1576 में होता है। कहाँ? बिहार में ये खुद आते हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1576 में अकबर बिहार आते हैं और बिहार में, है ना, यहाँ पर देखिए आप, बिहार में पटना को जीत लेते हैं, पटना को जीत लेते हैं। और यही दाऊद खां करारानी अपनी जान बचाने के लिए, है ना, यह पटना को छोड़ करके भाग जाता है। दाऊद खां करारानी अपना जान बचाने के लिए यह पटना को छोड़ करके, है ना, पटना छोड़कर यह भाग जाता है। यह दाऊद खां करारानी अंतिम अफगान शासक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम अफगान शासक है। अंतिम अफगान यह शासक हो जाएगा आपका, है ना, कौन? दाऊद खां करारानी। जब यहाँ पे अकबर के द्वारा बिहार में इसको जीत लिया जाता है, तो आप देखते होंगे 1580 में मुगलों के द्वारा बिहार को एक नया प्रांत बना दिया जाता है। 1580 में बिहार को मुगलों के द्वारा एक प्रांत बना दिया जाता है ना, एक प्रांत बना दिया जाता है। इसको इतना ही नहीं, है ना, एक सूबा का दर्जा दिया जाता है, सूबा का दर्जा दे दिया जाता है बिहार को। और ये सूबा का दर्जा देने के बाद मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। इसी जगह मुनीम खां होते हैं, है ना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। मुनीम खां, है ना, मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा, है ना, अकबर के द्वारा बिहार का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में सौंप दिया जाता है, जिनका नाम है मुनीम खां नाम है। और इसी समय अकबर के समय में ही बिहार का प्रांतपति बनते हैं, जिनका नाम है मान सिंह, है ना। इन्हीं के समय में, यानी कि अकबर के समय में ही मान सिंह जो है ना, मान सिंह बिहार के, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पूछा जा सकता है ये प्रश्न, है ना, पूछा जा सकता है। 1587 से लेकर के 1599 तक ये प्रांतपति रहते हैं, है ना। मान सिंह को बिहार का, है ना, बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया जाता है, प्रांतपति। और ये बिहार के प्रांतपति मान सिंह कब से कब रहते हैं? तो याद रखिएगा, 1587 से लेकर के 1599 तक ये बिहार के प्रांतपति रहते हैं। और बिहार के प्रांतपति रहते समय में मान सिंह इस बिहार को सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान कर देते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान कर देते हैं इसको, है ना। और इतना मजबूती प्रदान ये कर दिया जाता है मान सिंह के द्वारा कि बाद में बिहार की राजधानी रोहतास में बना दिया जाता है। रोहतास में इसका राजधानी जो है, रोहतास में इसकी राजधानी बना दिया जाता है। राजधानी कहाँ पे? तो रोहतास में बना दिया जाता है ना, किसके द्वारा? तो मान सिंह के द्वारा बिहार की राजधानी रोहतास बना दी जाती है इस समय में। और ये अकबर के समय की ये कहानी है। अकबर के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जहांगीर के समय में, है ना, जहांगीर के समय में बिहार की स्थिति क्या थी? जहांगीर के समय में बिहार की स्थिति, तो आप देखते होंगे जहांगीर के समय में छोटा नागपुर के क्षेत्र पर भी अधिकार जमा लिया गया। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे बिहार पर अधिकार अकबर के द्वारा जमा लिया गया। और 1580 में इस बिहार को मुगलों का एक प्रांत बना दिया गया। और बाद में जब जहांगीर गद्दी पर बैठे, तब छोटा नागपुर के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया गया था। इसी समय जहांगीर के समय में छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर के जो पठार का जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, है ना, छोटा नागपुर के क्षेत्र जो देख रहे हैं हम लोग, इसी क्षेत्र पर इसका अधिकार हो जाता है ना। छोटा नागपुर के क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है किसके समय में? तो यही जहांगीर के समय में हो जाता है। और यहीं पे, और आप देखते होंगे मुगलों ने इस छोटा नागपुर से क्या क्या प्राप्त किया, है ना। तो यहाँ से उन्होंने हीरा और सोना की प्राप्ति की, यहाँ से उन्होंने हीरा और सोना की प्राप्ति की, है ना। ये खनिज वाला क्षेत्र है, इसीलिए छोटा नागपुर को हम लोग रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं, रूर प्रदेश कहा जाता है। जहांगीर के समय में ही 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया। जहांगीर के समय में ही, यहाँ पर आप देखते होंगे इसी के समय में, यानी कि जहांगीर के समय में ही बिहार का प्रांतपति, है ना, बिहार का प्रांतपति किसको बनाया गया? और ये परंपरा एक चलने लगी कि अब इसके बाद राजकुमार ही किसी राज्य के प्रांतपति बनेंगे, है ना। 1621 ईस्वी में
1621 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति बनाया गया। किसको? राजकुमार परवेज को, है ना, राजकुमार परवेज को, राजकुमार, है ना, परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त कर दिया गया। इस समय जहांगीर के समय प्रांतपति नियुक्त किया जाता है। इसके बाद से परंपरा चलने लगी कि अब केवल किसी भी प्रांत का, है ना, प्रांतपति मुगलों के राजकुमार ही बनेंगे। ये परंपरा बनने लगी इसके बाद से। इसके बाद आप देखते होंगे जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे, है ना, जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे, औरंगजेब के समय, है ना, औरंगजेब के समय बिहार, औरंगजेब के समय बिहार हम लोग देखें, है ना, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करिए, इतना पढ़ लीजिए कि सिर्फ आपका, है ना, क्वेश्चन बन जाए, और यहाँ से आपके सारे के सारे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, बनेंगे यहाँ से। तो औरंगजेब के समय में आप देखते होंगे 1702 ईस्वी की बात है ना, 1702 में। कब? तो 1702 ईस्वी में, 1702 ईस्वी में आप देखिएगा, ये औरंगजेब के पौत्र थे जिनका नाम था राजकुमार अजीम। 1702 में औरंगजेब के पौत्र थे, पौत्र मतलब पोता, राजकुमार अजीम थे, राजकुमार, है ना, राजकुमार अजीम। और अजीम को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया, है ना, बिहार का प्रांतपति, बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया। किसको? यह बिहार के प्रांतपति किसको नियुक्त किया गया? राजकुमार अजीम को। और इन्होंने ही इस बिहार का नाम बदल करके अजीमाबाद रखा। अजीमाबाद इंपॉर्टेंट है, अजीमाबाद रखा, बहुत ही वीवीआई, है ना, ये हो जाता है। और ये औरंगजेब के पौत्र थे, पोता थे, जिनका नाम था राजकुमार अजीम, और अजीम को बनाया गया इस समय बिहार का प्रांतपति। और इन्होंने इस बिहार का नाम बदल करके खुद अपने नाम पर क्या रख दिया? अजीमाबाद रख दिया। इसीलिए हम लोग बिहार को अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं, पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं, कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, पुष्पपुर भी कहा जाता है, पाटलिब्रोथा भी कहा जाता है, पोलीब्रोथा भी कहा जाता है, कई नाम है, पटना भी नाम है इसका, है ना, कई नाम हो जाता है। ठीक है, कई नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगलों पर शासन करते हैं, उनके जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं, बहुत ही कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे इसी समय गृह युद्ध फैल जाता है, गृह युद्ध फैल जाता है। और इसी समय फर्रुख सियर का, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, है ना, फर्रुख सियर का, है ना, इसी समय कब? तो फर्रुख सियर का कब? 1713 ईस्वी में। याद रखिएगा 1713 ईस्वी में। कहाँ पर? पटना में राज्याभिषेक करवाया जाता है, पटना में राज्याभिषेक, है ना, पटना में राज्याभिषेक, है ना, करवाया जाता है। यह पहला मुगल शासक है, यह पहला मुगल बादशाह है जिसका राज्याभिषेक कहाँ? तो पटना में होता है 1713 में, जिसका नाम क्या? फर्रुख सियर नाम है ना, फर्रुख सियर है। आप देखते होंगे शाह आलम द्वितीय की भी 1761 में, है ना, शाह आलम द्वितीय का भी, इसको भी देख लीजिए, शाह आलम द्वितीय, है ना, शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पे? पटना में हुआ था। शाह आलम द्वितीय के भी कब? 1761 में। 1761 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। और यह राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, है ना, पटना में हुआ था राज्याभिषेक, पटना में हो गया था राज्याभिषेक यहाँ पे शाह आलम द्वितीय का। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार जो है बंगाल का भाग बन गया। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार बंगाल का पार्ट हो जाता है ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु, है ना, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो ये 1707 में होता है। उसके बाद बिहार, है ना, उसके बाद बिहार आप देखते हैं बंगाल का भाग हो जाता है ना, बंगाल का भाग बना दिया जाता है इसी समय। उसके बाद ये बंगाल पे एक शासक बैठते हैं जिसका नाम है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर के 1727 तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार बनते हैं। नाम क्या है? मुर्शिद कुली खां, है ना, नाम याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां, है ना।
मुर्शिद, चलिए मुर्शिद कुली खां, है ना, मुर्शिद कुली खां ये जब बंगाल का नवाब बनते हैं, है ना, मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर के 1727 तक, डेट भी याद रखिए, 1717 से लेकर के 1727 तक, है ना, बंगाल बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल बिहार, है ना, और उड़ीसा के, ये उड़ीसा के प्रांतपति बना दिए जाते हैं इस समय में। अब इसके बाद से ये सूबेदार बन जाते हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा के क्या बन जाते हैं, सूबेदार बन जाते हैं। क्या नाम है, मुर्शिद कुली खां, याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर के 1727 तक, है ना, 1727 तक यहाँ के सूबेदार बनते हैं बंगाल बिहार उड़ीसा के। उसके बाद इस बंगाल की नवाबी दिया जाता है शुजाउद्दीन को, और शुजाउद्दीन के समय में आप देखते होंगे, इसी शुजाउद्दीन के समय में क्या होता है, बंगाल का गठन कर दिया जाता है ना। चलिए, मुर्शिद कुली की खां के बाद जो यहाँ पे बंगाल का जो नवाब बनते हैं उनका नाम है शुजाउद्दीन, है ना, क्या नाम रहता है, शुजाउद्दीन नाम रहता है, शुजाउद्दीन। और ये शुजाउद्दीन, है ना, मुर्शिद कुली खां के बाद ये बंगाल के नवाब बनते हैं, है ना, बंगाल के ये नवाब बन जाते हैं, बंगाल के नवाब जिनका नाम है शुजाउद्दीन। और शुजाउद्दीन 1733 में, याद रखिएगा कब, 1733 ईस्वी में, क्योंकि डेट याद रखना जरूरी है, बिहार में डेट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिलाया जाता है ना, बिहार को बंगाल में मिला लिया जाता है, यहाँ पर बिहार को, है ना, बिहार को बंगाल में मिला लिया जाता है ना, मिला लिया जाता है इस समय, कब, 1733 में, शुजाउद्दीन के समय में। और यहीं पर बनाया जाता है बिहार का उप सूबेदार, बिहार के उप सूबेदार इंपॉर्टेंट है, उप सूबेदार किसको बनाया जाता है ना, उप सूबेदार इस समय शुजाउद्दीन के समय में बिहार के उप सूबेदार कौन बनते हैं, अलीवर्दी खां बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, अलीवर्दी खां को बना दिया जाता है, इस समय उप सूबेदार बनाया जाता है अलीवर्दी खां को, है ना। अब आप देखते होंगे 1739 में सरफराज खां बंगाल के नवाब बनते हैं, 1739 में, है ना, 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बनते हैं, बंगाल का, है ना, बंगाल का नवाब बनते हैं, कब, 1739 में, कौन, सरफराज खां। और इसी समय होता है गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध होता है 1740 में, 1740 में एक युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिरिया का युद्ध, है ना, गिरिया का युद्ध होता है। और यह गिरिया के युद्ध दो लोगों के बीच में होता है, एक नाम हो जाता है सरफराज खां, है ना, सरफराज खां हो जाते हैं, एक सरफराज खां हो जाते हैं, और दूसरे तरफ में अलीवर्दी खां है, दूसरे तरफ में अलीवर्दी खां, है ना। और यहाँ पे सरफराज खां हार जाते हैं, सरफराज खां हार जाते हैं, 1765 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से अगर देखा जाए, है ना, अगर यहाँ पे सॉरी ये चीज़ें नहीं था, यानी कि गिरिया का युद्ध होता है कब, 1740 में होता है। और 1740 में यहाँ पे गिरिया के युद्ध में दो लोग आमने सामने होते हैं, एक हो जाते हैं सरफराज खां और दूसरे हो जाते हैं अलीवर्दी खां। तो सरफराज खां इसमें, है ना, सरफराज खां इसमें क्या करते हैं, हार जाते हैं, लेकिन जीतते कौन है, तो जीतते हैं यहाँ पे अलीवर्दी खां, है ना, अलीवर्दी खां जीतते हैं। और अलीवर्दी खां के समय तक बंगाल बिहार और उड़ीसा पर प्रत्यक्ष नियंत्रण इन्हीं का रहता है, बंगाल बिहार उड़ीसा पर, बंगाल, है ना, बिहार और उड़ीसा पर प्रत्यक्ष नियंत्रण इन्हीं का होता है ना, प्रत्यक्ष नियंत्रण याद रखिएगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है किसका, अलीवर्दी खां का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। और यहीं पर अलीवर्दी खां एक काम कर लेते हैं, मुगलों को 2 करोड़ रुपया दे देते हैं, और इस तरीके से इनका जो शासन व्यवस्था होता है, मतलब इनका जो पद है वो अस्थायी बना दिया जाता है। मुगलों को 2 करोड़ रुपया देते हैं, ये मुगलों को, है ना, मुगलों को 2 करोड़ रुपया देते हैं, 2 करोड़ रुपया देते हैं मुगलों को, और मुगलों को 2 करोड़ रुपया देने के एवज में इस पद को अस्थायी प्रदान कर दिया जाता है ना, अस्थायी प्रदान
कर दिया जाता है यहाँ पे, है ना, अस्थायित्व प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिख धर्म। सिख धर्म और बिहार, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। सिख धर्म देख लीजिए, सिख धर्म और बिहार, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, सिख धर्म के संस्थापक, उनका नाम है गुरु नानक। संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो संस्थापक हो जाते हैं गुरु नानक हो जाते हैं, गुरु नानक हैं संस्थापक। इसके सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे, जिनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का बिहार से बहुत ही गहरा संबंध रहता है। गुरु नानक तेग बहादुर, है ना, गुरु नानक, यहां भी देख लेते हैं, गुरु नानक, है ना, यानी कि गुरु नानक तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का बिहार के साथ गहरा संबंध है ना, बिहार के साथ गहरा संबंध है, गहरा संबंध याद रखिएगा आप लोग, है ना, गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो गुरु नानक जी का, गुरु नानक जी, ये गुरु नानक जी जो है ना, बिहार में कहाँ कहाँ यात्रा पर आते हैं? तो गया की भी यात्रा करते हैं, गया का। उसके बाद राजगीर की भी यात्रा इन्होंने किया था, गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, है ना, पटना, मुंगेर, है ना, भागलपुर। यात्रा को याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। भागलपुर की यात्रा इन्होंने किया था, गुरु नानक के द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर और भागलपुर की यात्रा की गई थी। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे, है ना, आप देखते होंगे इसी समय, कुछ समय के बाद, मतलब बहुत समय के बाद, 9वें गुरु थे, सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु थे जिनका नाम था, है ना, 9वें गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर, है ना, तेग बहादुर नाम है। और ये गुरु तेग बहादुर जो है ना, गुरु तेग बहादुर बिहार में सासाराम गया होते हुए पटना पहुंचते हैं। सासाराम गया होते हुए, है ना, सासाराम गया होते हुए ये पटना पहुंचते हैं, पटना। और पटना पहुंचने के बाद यहीं पर उनकी पत्नी है, जिनका नाम है गुजरी देवी, यहीं पर नाम है ना, अपने पत्नी के साथ पहुंचते हैं, जिनका नाम है गुजरी देवी। और गुजरी देवी को यहीं पर अपने भाई के यहाँ छोड़ करके वो फिर लौट जाते हैं। लेकिन इस समय गुजरी देवी गर्भवती रहती हैं, है ना, और इन्हीं से उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। और ये 10वें गुरु हो जाते हैं, 10वें गुरु, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह, जिनके माता का नाम है गुजरी देवी, 10वें गुरु हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म अगर देखिएगा, है ना, तो जन्म होता है कब? 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 1666 में जन्म होता है। लेकिन ये 1676 में, लेकिन गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में ये 10वें गुरु बन जाते हैं, ये 10वें, है ना, 10वें गुरु बन जाते हैं। डेट याद रखिएगा, जन्म होता है 1666 में, लेकिन 1676 में ये 10वें गुरु बन जाते हैं। और 1699 में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है, खालसा पंथ की, है ना, खालसा पंथ की स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं के समय में, गुरु गोविंद सिंह के समय में ही यहाँ पे तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहब का स्थापना किया जाता है, बनवाया जाता है एक बहुत बड़ा मंदिर। और ये बनवाने वाले हैं महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा रणजीत सिंह जो है यहीं पर ये बनवाते हैं, जहाँ पे इनका जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का, है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख ले, तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहब,
तख्त श्री हरि मंदिर, है ना, इसको याद रखिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। पटना साहिब, पटना साहिब, और ये सिख धर्म के लिए ये तीर्थ स्थल हो जाता है ना। अगर देखा जाए तो सिख धर्म के लिए, है ना, सिख धर्म का यह तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है ना। और इसको बनवाया किसके द्वारा? तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा बनवाया जाता है। महाराजा, है ना, रंजीत सिंह के द्वारा, रंजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है ना, इसका निर्माण करवाया जाता है महाराणा रंजीत सिंह के द्वारा। ठीक है। अच्छा, 10 गुरु को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो हम आपको बताते हैं, उसको याद रखिएगा। जैसे ये हो जाएगा ना, है ना, ना अंगद, ना अंगद, है ना, अमरा अर्जुन। ठीक है, ना अंगद, ना अंगद अमरा अर्जुन, हर हर, है ना, हर हर हरि तेग, है ना, तेग गोविंद, गोविंद। बस ये ट्रिक हो जाता है। ना अंगद अमरा अर्जुन, हर हर हरि तेग गोविंद। अब यहां पर देखिए कैसे होगा। ना से हो जाते हैं नानक, याद रखिएगा, है ना, नानक हो जाते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। और नानक के बाद ये हो जाते हैं यहाँ पे अंगद, है ना, अंगद बैठते हैं। और अंगद के बाद यहाँ पर आप देखते होंगे ये है गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, है ना। और गुरु अमरदास के बाद यहाँ पर देखिए, है ना, गुरु रामदास, गुरु रामदास हो जाते हैं। और गुरु रामदास के बाद यहाँ पर, है ना, अर्जुन देव है, गुरु अर्जुन देव, है ना, गुरु अर्जुन देव हैं। ठीक है, गुरु अर्जुन देव हो जाते हैं। और गुरु अर्जुन देव के बाद हरगोविंद है ना, उसके बाद गुरु हरगोविंद हो जाएंगे, है ना, गुरु हरगोविंद हो जाएंगे। और उसके बाद हो जाते हैं हरगोविंद के बाद हर राय, गुरु हर राय हैं, हर राय, है ना, हर राय हैं, गुरु हर राय हैं, है ना। और गुरु हर राय के बाद हरि किशन नाम है, गुरु हरि किशन, है ना, हरि किशन नाम याद रखिएगा। 10 का अगर नाम याद रख लेते हैं, 10 गुरु का, तो प्रश्न पूछा जाता है, कभी क्रम में छूटेगा नहीं। उसके बाद जो 9वें गुरु हो जाते हैं आपके, है ना, 9वें गुरु है जिनका नाम है तेग बहादुर, है ना, तेग बहादुर, तेग बहादुर। और 10वें गुरु कौन हो जाएंगे? तो 10वें गुरु आपके हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, है ना, ये हो जाएंगे आपके गुरु, है ना, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह, है ना। इस तरह से आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। ना अंगद अमरा अर्जुन, हर हर हरि तेग गोविंद। ये याद करने के लिए, कंपटीशन को आराम से फाइट करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। नानक, है ना, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, है ना, ये 10वें गुरु हो जाते हैं जिनका जन्म होता है पटना साहिब में। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, है ना, बिहार के मॉडर्न इंडिया में, यानी कि आधुनिक बिहार में हम लोग प्रवेश करेंगे। और यहाँ से, है ना, हम लोग प्रारंभ करेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।